टी टाइम गपशप पार्ट 7 में आज आशु अग्रवाल के अनसुलझे सवाल और एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सटीक जवाब। सर, आज आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ढूंढ कर मैं लाया हूं, जो हमारे फॉलोअर के मन में, लोन डिफॉल्टर के मन में, बोरोवर के मन में उसके प्रश्न कटोसते हैं कि ये आखिर में किस उड़ती चिड़िया का नाम है जिसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। सर, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि हम संक्षिप्त में आपको ये बताएं कि आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्यों होता है और क्या बोरोवर को इससे डरना चाहिए। देखिए सर, जब भी किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होगा और उस विवाद का निस्तारण करने के लिए यदि वह न्यायालय जाते हैं, न्यायालय में लंबी प्रक्रियाएं चलती है और उन प्रक्रियाओं में समय और धन दोनों व्यय होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पुराने भारतवर्ष की पंच व्यवस्था पर बनी एक प्रक्रिया है। पुरानी पंच व्यवस्था में यही था कि गांव के गणमान्य 5 से अधिक लोग मिलकर किसी मामले में अपना निर्णय देते थे तो वह सर्वमान्य होता था। इसी तरह अगर हम लोन डिफॉल्ट के मैटर में या बिजनेस मैटर में, कोई भी मैटर में अगर हम ये मान ले कि किन्हीं दो पार्टियों के बीच में कोई विवाद हो गया है, तो वह अपने विवाद को पंचों के समक्ष रखेंगे और पंच जो निर्णय करेंगे वह दोनों को मान्य होगा। तो इसी तरह एक शब्द आया कानून में जिसे हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किए गए कि जब भी दो पक्षों के मध्य कोई विवाद होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति चुनेंगे जो न आपकी तरफ बोलेगा न हमारी तरफ बोलेगा। वह तराजू के दोनों पलड़ों में जिसकी तरफ वजन ज्यादा होगा उसकी तरफ अपनी बात रखेगा, मतलब न्याय संगत बात करेगा। तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए, धन व्यय को रोकने के लिए और मामलों का आसानी से निस्तारण करने के लिए आर्बिट्रेशन प्रक्रिया उभरी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा बैंक से कोई डिफॉल्ट हो जाता है या बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू होता है, हम उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तब बैंक और हमारे बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया और बैंक इसमें एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर देता है जो दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय देता है। नहीं, बैंक अकेला आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकता है। नहीं, यही होता है सर। हम तो 100 बार रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, लेकिन बैंक तो अपनी मनमर्जी से बार बार आर्बिट्रेटर के द्वारा नोटिस हमें भिजवाता है। सेकंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग, जूम मीटिंग का लिंक, जूम मीटिंग का टाइम। तो यही तो बड़ी बात है कि जब कानून के अंदर ही दोनों पक्ष मिलकर आर्बिट्रेटर चुनते हैं और यहाँ पर यदि बैंक अपनी ही तरफ से आर्बिट्रेटर नियुक्त करता है और वहां पर यदि दूसरा पक्ष लगातार अपनी तरफ से आपत्तियां देता है तो वह आर्बिट्रेटर स्वतंत्र आर्बिट्रेटर हुआ ही नहीं, उस पर पहले से ही आरोप लग गए, दूसरे पक्ष ने अपनी सहमति दी नहीं, तो उस आर्बिट्रेटर की वैल्यू 0 हो गई। तो जब आर्बिट्रेटर की नियुक्ति ही शून्य है तो उसका अगर वो अवार्ड भी पास करता है तो वो भी शून्य हो गया। मतलब ये जो आर्बिट्रेटर द्वारा आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किया जाता है, हमारे बार बार रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद, तो आपके अनुसार उसकी लीगल वर्थ शून्य है? बिल्कुल कोई लीगल वर्थ नहीं है, कोई लीगल वर्थ नहीं है। अब सर, हम आपके द्वारा हर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में अधिकतर प्रायर नोटिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, तो आप हमेशा इस बात को क्यों जोर देते हैं कि प्रायर नोटिस हमेशा स्पीड पोस्ट से भेजो, ईमेल से क्यों नहीं भेज, मतलब ईमेल से नहीं भेजना है हमें? तो आप बोरोवर के जो 55-56 रुपए खर्च होते हैं उसको आप क्यों करवाना चाहते हैं? मतलब स्पीड पोस्ट की इतनी महत्वता आपकी नजर में क्यों है? एक्चुअली ये ध्यान रखिएगा
भले ही नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस भले ही काउंट कर लिया गया है, लेकिन आज भी हमारे कानून में जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उनकी वर्थ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से कई गुना ज्यादा है। आप एक मेल करोगे, उस मेल को साबित करना पड़ेगा आपको अलग अलग तरीकों से, लेकिन यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट भेजते हैं तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट की कॉपी, उस डॉक्यूमेंट की पोस्टल रिसिप्ट और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट, कभी कभी कोई डाक डिलीवर्ड नहीं हुई, लौट के आ गई, किस कारण से लौट के आ गई, उसका जिक्र करने वाला लिफाफा, यानी कि एक साथ 3 एविडेंस क्लियर होते हैं, 3 एविडेंस। और ये तीनों ही डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं और 3 एग्जिबिट मार्क होते हैं इसमें। दूसरी बात ये है, यदि आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजते हो, हर कंपनी का अपना इनवर्ड आउट मतलब डिस्पैच रजिस्टर होता है जो मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर आने वाली प्रत्येक डाक और जाने वाले प्रत्येक डाक का विवरण इनको अंकित करना पड़ता है। जब माई पोस्ट भेजा गया है भारतीय डाक विभाग द्वारा और उनको डिलीवर्ड हो गया, ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, कंपनी उस चीज से कभी मुकर नहीं सकती है। कोई डॉक्यूमेंट कंपनी के पास गया है, उस डॉक्यूमेंट का कंपनी बाई पोस्ट रिप्लाई बहुत ही कम दे पाती है और सही मायनों में दे ही नहीं पाती है। और यदि आप कोई मेल कर रहे हैं, मेल करने के मैटर में सीधी सी बात है कि जो मेल पे बंदा बैठा हुआ है, ऑपरेटर है, उसको कुछ फिक्स गाइडलाइन दे दी है, इस टाइप की मेल आएगी तो इस तरीके से जवाब देना है, यानी आपका कोई डॉक्यूमेंट वहां पे लीगल हुआ ही नहीं, यानी कि किसी लीगल एक्सपर्ट ने आपके उस सवाल का जवाब दिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी बात पे जोर दे रहे हैं, अपने जो बोरोवर हैं, अपने जो फॉलोअर हैं, जो सुन रहे हैं हमको, कि अगर हम कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं, चाहे वो प्रायर नोटिस हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन का रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन हो, या अन्य कोई लीगल दस्तावेज, तो हमें उसको मात्र और मात्र स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना चाहिए भारतीय डाक विभाग की। एक कारण बताता हूं मैं आपको इसका, उसको भी आप गौर कीजिएगा। जी। कंपनी चाहे लोन रिकॉल नोटिस भेजे, लोन डिमांड नोटिस भेजे, इंटीमेशन नोटिस भेजेगी, 50 तरह के फर्जी नोटिस भेजेगी, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजेगी। आपने ये बात देखी है कि वो प्रत्येक नोटिस मेल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप के द्वारा आता है, जी लेकिन कभी कोर्ट का यदि समन आएगा तो आपने देखा है वो पोस्ट से आता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करते हैं तो सारी चीजें तो ये मेल कर रहे थे, तो अवार्ड पास करके इनको वो अवार्ड जो है वो पोस्ट से भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मैटर में जब भी सरफेसी एक्ट का नोटिस जारी किया जाता है तो वो पोस्ट क्यों करते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी भी ये बातें अच्छी तरह जानती है कि कौन से नोटिस हमारे फर्जी है, बेसलेस है, जिनकी वर्थ नहीं है, लेकिन जिन चीजों से कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से आजमाई जाती है उन डॉक्यूमेंट को ये खुद भी डाक के माध्यम से बेचते हैं। तो हम उनसे पहले डाक से शुरुआत करके हम अपना कानूनी बचाव अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते हमारे द्वारा भेजे गए प्रत्येक नोटिस जवाब की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट मौजूद हो। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि जब हम किसी कंपनी को कोई नोटिस भेजते हैं या कोई रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन भेजते हैं या प्रायर नोटिस भेजते हैं या उनके किसी लीगल नोटिस जो हमें स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुआ है उसका रिप्लाई भेजते हैं, तब वह कभी कभी लौट कर आ जाता है।
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वह किन किन कानूनों से लौटकर आ सकता है और बोरोवर को बंद लिफाफा मिलने की स्थिति में वापसी, मतलब जो उसने लिफाफा भेजा था वित्तीय संस्थान को या आर्बिट्रेटर के एड्रेस पे, तो बोरोवर को उस लिफाफा वापसी के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर मैं याद दिलाना चाहूंगा 1 अक्टूबर 2024 से पहले किसी भी चैनल पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता था कि आप डाक से भेजो। ये बात हमने शुरू की, और जब हमने ये बात शुरू की तो कंपनियों के काले चिट्टे खुलने लगे। कई बार डाक इस रिमार्क के साथ वापस आती है कि आपने जिस एड्रेस पे भेजी है उस एड्रेस पे इस नाम का कोई ऑफिस ही नहीं है। कभी कभी इस रिमार्क के साथ आती है कि उनका ऑफिस खाली हो गया। कभी कभी इस रिमार्क के साथ आती है कि सामने वाले ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मतलब कि कुल मिलाकर जब पोस्ट करोगे ना तो ये मान के चलो कोर्ट में इन एनबीएफसी की काली करतूतें डायरेक्टली ओपन होती है जब आप पोस्ट के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट भेजोगे। तो ये नो सच पर्सन, लेफ्ट, रिफ्यूज्ड, इन रिमार्क के साथ ये डाक वापस आती है। और सोचने की बात होती है कि जहां ये लोग बैठे हुए हैं, जहां के ये एड्रेस शो करते हैं, वहां पर ये है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर मेरा अगला प्रश्न है कि रिकवरी एजेंट होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं, क्रेडिट मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, ये जब भी हमारे बोरोवर से कांटेक्ट करते हैं लोन के डिफॉल्ट के रिगार्डिंग की रिकवरी के लिए, और हमारा बोरोवर ये डिफॉल्टर ये कहता है कि सर हमने तो प्रायर नोटिस बाय स्पीड पोस्ट भेज दिया है, तो ये लोग एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के उपरांत ये हमेशा क्यों कहते हैं कि स्पीड पोस्ट से क्यों भेजा, तुमने ईमेल करना चाहिए था हमारी कंपनी को या हमारे वित्तीय संस्थान को। मतलब इसका क्या कारण है कि ये लोग स्पीड पोस्ट से भागते हैं और ईमेल को गले लगाते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले तो ये कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कानून की एबीसीडी की जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि कंपनी में ये इतने निचले और दोहम दर्जे के लोग हैं जिनकी कंपनी के प्रधान कार्यालय तक पहुंच ही नहीं है। यानी कि ये पता ही नहीं लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी ने वो नोटिस दिया कि नहीं दिया, क्योंकि आप भेज रहे हो कंपनी के हाईकमान को, जहां इन नीचे वाले लोगों की कोई वर्थ ही नहीं होती है। तो ये कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं कि यार नोटिस दिया कि नहीं दिया, नोटिस पे क्या हुआ, वो जानकारी इन तक पहुंचाई नहीं जाती है। दूसरी बात, ये ईमेल करने को इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही आप ईमेल करोगे, ईमेल पर बैठा हुआ शख्स तुरंत एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जारी करेगा, 48 घंटे के अंदर उस सर्विस रिक्वेस्ट को बंद कर देगा। यानी कि आपकी कोई भी कंप्लेंट स्टैंड कर ही नहीं पाएगी। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है कि ईमेल तक इन लोगों की पहुंच होती है, वहां पर ये रिप्लाई करवा सकते हैं। आपने एक बात देखी होगी, जी जितने भी सेटलमेंट होते हैं वह एक निचले रिकवरी एजेंट के माध्यम से भी संभव है, लेकिन एक रिकवरी एजेंट रिकवरी की अभद्रता और सेटलमेंट कराने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। उस रिकवरी एजेंट का आर्बिट्रेटर से कोई संबंध नहीं होता है, उस रिकवरी एजेंट का कंपनी की लीगल टीम से कोई लेना देना नहीं होता है, उस रिकवरी एजेंट का कंपनी के एडवोकेट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसकी पहुंच केवल और केवल अपने कलेक्शन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर तक होती है, जो मेल के माध्यम से वो चाहते हैं कि ये मेल कर दे और हम खाना पूर्ति करके इनको कोई भी जवाब देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी साथी को जहां आवश्यक नहीं हो मेल नहीं करनी चाहिए। मतलब सर आप इसमें यहाँ पर भी यही जोर देना चाहते हैं और हमारे फॉलोअर को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई जो भी आपको अपनी बात कंपनी के समक्ष पहुंचानी है,
कृपया करके कंपनी के हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस या कारपोरेट ऑफिस को आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपनी समस्या लिखित में भेजें, और उसकी जो आईडी मिलती है हमें, जो उसकी स्लिप मिलती है, उसको संभाल कर रखें, और 7-8 दिन बाद उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालकर अपनी शिकायत के साथ या अपनी आवेदन के साथ अटैच करके फाइल में लगा लें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। सर, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जब हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया और आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में, जैसे आपने पहले भी प्रकाश डाला कि ये दोनों लोगों के बीच एक मध्यस्थ हो, तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में क्लाइमेंट, रिस्पोंडेंट, आर्बिट्रेटर, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है सर, आर्बिट्रेटर का? देखिए सर, एक बात है, एक इंसान को इस तरह इन शब्दों में उलझा देना कि वह इनकी बातों को समझ ही नहीं पाए और वह प्रॉपर अपना बचाव नहीं कर पाए, ये एक ऐसा षड्यंत्र है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, मैंने कई ऐसे एडवोकेट देखे हैं, जब उन्होंने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन, वैसे तो कभी भी कोई भी एडवोकेट को रिप्लाई ऑब्जेक्शन खुद के नाम से देना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई एडवोकेट क्या करते हैं, अपने नाम से ऑब्जेक्शन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर कई एडवोकेट भी चूक जाते हैं कि उनको जवाब देना किसको है। उनको क्लेमेंट को जवाब देना है, उनको ट्रिब्यूनल को जवाब देना है, उनको आर्बिट्रेटर को जवाब देना है, या उनको जवाब देना है पीओए को। ये कभी भी समझ नहीं पाते। तो पूरा एक मायाजाल, एक षड्यंत्र तैयार कर लिया है। क्लेमेंट वो कंपनी जिसने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को फाइल किया, अब दोनों के बीच में सहमति हुई नहीं, तो हिंदू विवाह अधिनियम की 13B के तहत दोनों एक साथ तलाक के लिए साथ में गए नहीं, एक ही बंदा गया, एक्स पार्टी डाइवोर्स के लिए गया। गणित यही आ रही है, इसीलिए वो बन गया क्लेमेंट और दूसरा बन गया रेस्पोंडेंट। अगर दोनों साथ विवाद को निपटाने जाते तो एक प्रथम पक्ष होता, दूसरा द्वितीय पक्ष होता। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कानून की किताबों में भी आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आपसी सहमति से यदि आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता तो न क्लेमेंट होता, न रेस्पोंडेंट होता, एक प्रथम पक्षकार होता, एक द्वितीय पक्षकार होता। जिस तरह पति पत्नी डाइवोर्स लेते हैं, अगर दोनों साथ में कोर्ट जा रहे हैं तो दोनों पक्षकार हैं, कोई विपक्ष में नहीं है, कोई पक्ष में नहीं है। कोर्ट दोनों की बात सुनेगा। अब बात सेम उसी तरह आ रही है कि यहां पर चूंकि कंपनी गई तो कंपनी क्लेमेंट हो गई, अब उसके खिलाफ लोन डिफॉल्टर है तो वह रेस्पोंडेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि कभी कभी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का कोर्ट नोटिस खुद भेज देते हैं, कंपनी खुद भेज देती है, या कभी अपनी लीगल टीम के माध्यम से भेजती है, तो लीगल टीम उनकी हो गई। अब ये क्या करते हैं, नोटिस भेजने के बाद ये कहते हैं हमने एक आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को चुना है, यानी एक ऐसी संस्था जिसका दोनों से कोई संबंध नहीं है। अगर दोनों से ही कोई संबंध नहीं है तो क्या कंपनी उसके बाद पहले से गई, या पहले कोई केस थे ही नहीं। अब वो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जिसको लगातार ऑब्जेक्शन प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्बिट्रेटर मतलब वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, तुम्हारे मैटर को ये देखेगा और ये निर्णय करेगा, तो वो आर्बिट्रेटर हो गया। हमें कभी भी ऑब्जेक्शन उसी को देना है जो आर्बिट्रेटर है, ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब सर, संक्षेप में मैं इसको एक बता देता हूं, जो अपने फॉलोअर सुन रहे हैं हमें, कि बहुत टेक्निकल शब्द बताए हैं। मतलब आपने, मतलब आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में क्लेमेंट होता है बैंक, रिस्पोंडेंट होता है बोरोवर, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल होता है जिनने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, और आर्बिट्रेटर वो होता है जो क्लेमेंट और रिस्पोंडेंट की बात सुनता है, भले ही लीगल रूप से रिस्पोंडेंट ने कितने ही रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर दी हो। बिल्कुल सर, अभी जब मैं काफी टाइम पहले आपकी वीडियो सुनता था, ऑडियो सुनता था, तो उसमें आप एक डेट का खेल बताते थे आर्बिट्रेटर द्वारा, कि सपोज आज 17 जनवरी है
2026। अब आर्बिट्रेटर ने आज की डेट में बंबई से एक सेक्शन 21 का नोटिस भेजा, जिसमें डेट तो पड़ी है 12 जनवरी की, और मुझे 7 दिन के अंदर रिप्लाई देना है, और पोस्ट ही वो 17 जनवरी को किया गया, जो कि मुझे प्राप्त होगा 21 या 22 जनवरी को, और मुझे 7 दिन में रिप्लाई देना था 12 जनवरी से, तो जो जिसकी समय सीमा 19 को खत्म हो गई। लेकिन चूंकि आर्बिट्रेटर द्वारा पोस्ट ही वो 17 जनवरी को किया गया है और प्राप्त हुआ है मुझे 22 जनवरी को, तो इस दशा में हमारे बोरोवर को या डिफॉल्टर को क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, और क्या पलट के किसको ईमेल या स्पीड पोस्ट करके उसकी इस षड्यंत्र को या इस बदमाशी को किस प्रकार उजागर करना चाहिए? ये एक्चुअली बैकडेट का खेल है। नियम ये कहता है कि जिस दिन भी आपको नोटिस मिल गया 7 दिन उसके बाद चालू होंगे। जी लेकिन आम इंसान क्या करता है कि वो अपने पास जो लिफाफा आता है उसको संभाल के नहीं रखता है, उसके बाद उस लिफाफे की ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं निकालता है। तो आने वाले नोटिस की ट्रैकिंग रिपोर्ट भी निकालनी चाहिए। अगर ये चीज मेल पे हुई है तो इंसान को खुले रूप से अपने जवाब, अपने ऑब्जेक्शन में ये आपत्ति उठानी चाहिए कि आपके द्वारा पहले ही बैकडेट का खेल खेला जा रहा है, फर्जी आर्बिट्रेशन कार्रवाई नहीं करे, अब तो आप पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मतलब इसको अपने बोरोवर को आपत्ति में जरूर लिखना चाहिए, और लिफाफा जो होता है जिसपे ट्रैकिंग आईडी की स्लिप लगी होती है स्पीड पोस्ट की ईएमएस करके, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालना चाहिए, और उस लिफाफे को भी बिल्कुल संभाल कर रखना चाहिए जैसे वो नोटिस रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात सुनाई कि बैक डेट का खेल किस प्रकार से आर्बिट्रेटरों द्वारा खेला जाता है और उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या हल है, ये आपने बहुत संक्षेप में दे दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं हमारे फॉलोअर की तरफ से। जी जी सर, एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब भी कभी सेक्शन 25 की कार्रवाई की जाती है, एनआई एक्ट में सेक्शन 138 की कार्रवाई की जाती है, वित्तीय संस्थानों द्वारा 316(2), 318 आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का जो भी हमको नोटिस प्राप्त होता है, मेरी बात समझ है ना, वित्तीय संस्थान ने हम पे सेक्शन 25 किया, आप 138 एक बार किया। अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आपका इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसकी मैं अलग फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जी सर, प्रायः ये देखने में आता है कि जब भी वित्तीय संस्थान द्वारा सेक्शन 25 के नोटिस भेजे जाते हैं, एनआई एक्ट के सेक्शन 138 का नोटिस भेजा जाता है, 316(2), 318 आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर द्वारा आर्बिट्रेशन का नोटिस का भेजा जाता है, तब जब आपके द्वारा जो ड्राफ्ट होते हैं, जब हम उसका रिप्लाई भेजते हैं, तब आप हमेशा स्पीड पोस्ट से भेजने पर क्यों देते हो, जबकि ये लोग इस बात को भी कहते हैं कि ये तो आप लोगों को मतलब इन सब का रिप्लाई भी सिर्फ ईमेल से कर देते हैं, इसका स्पीड पोस्ट क्यों करा? इन सब जो हमने आपको नोटिस भेजे थे, सारे लीगल कार्रवाई की आपके ऊपर, तो आपने इसका स्पीड पोस्ट से ही रिप्लाई क्यों भेजा? हमें ईमेल से भी तो भेज सकते थे। एक्चुअली इसमें बता रहा हूँ आपको मैं कि स्पीड पोस्ट करने पर कंपनियों का सच सामने आता है। आज की तारीख में कई कंपनियां, न जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में है, न जिनके कॉरपोरेट ऑफिस कलकत्ता में है, यहाँ तक कि कई एनबीएफसी जिनकी ब्रांच भी कलकत्ता में नहीं है, वह कलकत्ता का झूठा पता लिखकर लोगों को सेक्शन 25 के नोटिस भेज रहे हैं और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सच तभी उजागर हुआ जब लोगों ने सेक्शन 25 के जवाब दिए और उनके लिफाफों पे रिमार्क क्या आया? नो सच पर्सन अवेलेबल। इस नाम का कोई ऑफिस मिला ही नहीं। आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के लिफाफे लौट कर आ जाते हैं। बड़े बड़े आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमारे पैनल में है, हमारे दिशा निर्देश में है,
वो लोग हमारे उनके दिशा निर्देशों में हमारा ट्रिब्यूनल काम करता है। ऐसे ट्रिब्यूनल के एड्रेस भी फर्जी पाए गए हैं और मैं जनता से कहता हूं इस कमेंट बॉक्स में उन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के नाम खुद लिखे कि किस किस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के नोटिस वापस लौट के आ जाते हैं, किस किस एनबीएफसी कंपनी के या किस किस बैंक के नोटिस आपको वापस लौट के आ गए। कमेंट में लिखो ताकि जनता के सामने सच आए। तो एक्चुअली इन चीजों से इन कंपनियों के, इन बैंकों के फर्जीवाड़े एक्सपोज होते हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा जो भी ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको, यदि आपने कोई प्रायर नोटिस डाक से भेजा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिफाफे को खोल के उसको किसी ने पढ़ा है और वापस चिपका के भेज दिया है और उसके ऊपर रिफ्यूज्ड लिखा है, लेफ्ट लिखा है, जो भी रिमार्क लिखा है, अगर आपने प्रायर नोटिस भेजा है तो आपका और कोई काम नहीं है। आप केवल बंद लिफाफा फ्रंट एंड बैक, अगर रिफ्यूज्ड लिखा है तो ही, और लेफ्ट लिखा है और नया पता है नहीं है तो भी, ऐसी स्थिति में आप प्रायर नोटिस के लिए बता रहा हूं, जो लिफाफा आपके पास आ गया केवल डाक रसीद की कॉपी, रिटर्न लिफाफा फ्रंट एंड बैक पीडीएफ बनाइए, कंपनी की मेल आईडी पे डाल दीजिए कि मैंने आपकी कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा था किंतु आपकी कंपनी द्वारा रिफ्यूज्ड के रिमार्क के साथ लौटा दिया। क्या आपकी कंपनी कानून के तहत कार्य नहीं करती है? मेरे पास मेरे द्वारा भेजे गए जवाब की कॉपी अटैच है, मतलब पीडीएफ अटैच की जा रही है। इसी तरह यदि सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, 316, 318 या आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आता है और फर्जी तरीके से अगर लिफाफा लौट के आ जाता है और उस पर लिखता है नो सच एड्रेस फाउंड, डायरेक्ट खुले शब्दों में लिखो आपने कानूनी कार्रवाई का नोटिस भेजा था, हमने उसका जवाब दिया, रिटर्न लिफाफा फ्रंट एंड बैक और डाक रसीद पीडीएफ अटैच है। अब मैं आपको जवाब नहीं भेज रहा हूं क्योंकि आपने फर्जी एड्रेस भेजा था, गलती आपकी है। अगर कोई फर्जी कानूनी कार्रवाई की ना तो कोर्ट के सामने मैं डॉक्यूमेंट पेश करूंगा और साबित करूंगा किस तरह आपकी कंपनी फर्जीवाड़े का काम करती है। खुले तरीके से मेल करनी, खुद का लोन अकाउंट नंबर, नाम, ईमेल आईडी लिख देनी, मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है तो उसके लिए रिटर्न आर्बिट्रेटर ड्राफ्ट तक मौजूद है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर रिटर्न लिफाफा आपके पास आ गया है तो आप डायरेक्ट मेल में खड़ी भाषा लिख सकते हो कि आपकी कंपनी कानूनी रूप से उल्लंघन कर रही है, फर्जी जुडिक्शन बना रही है, आप उस एड्रेस पे मौजूद ही नहीं है, आप फर्जी आधार पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, आपके नोटिस में वहां का एड्रेस था लेकिन आपने झूठा एड्रेस लिखा, झूठी कानूनी कार्रवाई कर रहे हो। ऐसे फर्जीवाड़े नहीं करें, अन्यथा भारत सरकार और न्यायिक विभाग को आपकी शिकायत प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मेरे द्वारा भेजे गए नोटिस का जो रिटर्न लिफाफा आया वो और डाक रसीद पीडीएफ अटैच है मेल के साथ, ये चीज लिखनी है। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पिछले, तो कुछ बोरोवर हमारे ऐसे होंगे साथी भाई जो अभी अभी जुड़े होंगे, ये जिन्होंने बीच में से सुनना शुरू किया होगा, इसके लिए मैं अपना पुराना क्वेश्चन एक बार रिपीट करके नए क्वेश्चन में जोड़ दूंगा कि सर जब भी कभी वित्तीय संस्थान द्वारा हमें सेक्शन 25, 138, 316(2), 318 आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है और हम उस नोटिस का रिप्लाई स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, जबकि ये लोग ईमेल द्वारा ही भेजते हैं हमें, तो जब हम इनका नोटिस का रिप्लाई भेजते हैं और लिफाफा वापस आ जाता है तो हमारे बोरोवर को एहतियातन क्या क्या कदम उठाने चाहिए, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि बोरोवर के लिफाफे जो भेजे हुए नोटिस के रिप्लाई हैं वो लौट आ रहे हैं? बस वही फर्जी केस फाइल करना चाहते हैं, फर्जी आर्बिट्रेशन करना चाह रहे हैं। महानगरों में हजारों रुपए किराया लगता है, ऑफिसेज इनके है ही नहीं, गलत एड्रेस भी डाल रहे हैं और फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं बस। और इनको ही मालूम है कि जवाब कितने लोग डाक से भेजेंगे, 0.001%।
बाकी लोग तो बेवकूफ ऐसे ही है, मेल मेल खेलते हैं, चाहे वो पैनल हो, जो सजेशन देने वाले दूसरे लीगल एक्सपर्ट हो, जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, वो केवल मेल मेल खेलने के लिए कहते हैं। और जब सीधी सी बात है, जब तक मूर्ख लोग जिंदा है, होशियार कभी भूखा मरेगा नहीं। सर ये तो रही हमारे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जानकारियां। मैं इतना और आपसे ये चाहता हूं कि आप इस पे भी प्रकाश डालें कि जो आर्बिट्रेटर को जो नोटिस आते हैं, तो हमारे बोरोवर भाइयों को क्या उनको लाइटली लेना चाहिए या रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन आपके अनुसार स्पीड पोस्ट से ही फाइल करना चाहिए? मतलब मेरा प्रश्न इतना सा है कि हम उसके द्वारा, बैंक द्वारा निर्धारित आर्बिट्रेटर द्वारा किए जा रहे आर्बिट्रेशन को लाइटली लेना चाहिए या सख्ती से, मतलब एक मन से, एक पूरी चेष्टा के साथ उसका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए? आर्बिट्रेशन के मैटर में यही कहूंगा, साम दाम दंड भेद आपके हाथ में जितने अस्त्र हैं, जितने शस्त्र हैं, तुनीर में जितने तीर है और जितने ब्रह्मास्त्र है, यानी कि व्हाट्सएप, पोस्ट, मेल, हर तरीका, और फोन है तो फोन। आपको एक बात बताऊं, एक नामी ट्रिब्यूनल है जिसने फोन सुविधा रखी थी, जी। आजकल उसने अपने फोन का रिचार्ज भी नहीं करवा रहा है। वो इतने लोगों को हमने अवेयर कर दिया कि लोग फोन करके ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, और लोग इतने अवेयर हो गए कि उसको व्हाट्सएप पे दमादम लिख के आर्बिट्रेशन बंद करवा रहे हैं, और वहां पे डायरेक्ट कर करके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर की गूगल की जो प्रोफाइल होती है, उसके वहां जाकर नीचे रेटिंग के अंदर उनके बारे में लिख रहे हैं कि तुम फर्जी आर्बिट्रेशन कर रहे हो। जनता अवेयर हुई है, उसका परिणाम उनको मिल रहा है। मतलब आपका कहने का ये है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जो जानकारियां दी जाती हैं आर्बिट्रेशन से के रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन से संबंधित, उसमें जनता अवेयर हो रही है, और कोई एक ऐसी आर्बिट्रेटर संस्था है जो फोन पे बोरोवर को फोन कर रही है, मतलब, और आर्बिट्रेशन की जानकारी दे रही है और उससे उससे उसकी परमिशन मांग रही है। हम्म तो इस विषय में हमारे बोरोवर को क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैंने भी सुना था, और कई लोगों ने मेरे को भी रिकॉर्डिंग भेजी थी कि सर ये आर्बिट्रेटर के ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है और इस प्रकार से कॉल आ रही है जो हमसे कुछ, क्या कहते हैं सर उसे, इन्वोकेशन, एक्चुअली मेडिटेशन। क्या होता है कि लोग हम्म। आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देना सीख गए हैं, लेकिन हम्म। चक्कर क्या पड़ रहा है, फोन जब जाता है ना, हम्म। ये कहते हैं रिकॉर्डिंग लाइन पे, और वहां पर इस इंसान अपने हालात का रोना रोता है हम्म। कि मेरी पारिवारिक स्थिति खराब चल रही है, ऐसा वैसा। लेकिन वहां पर वो ये नहीं कह पाता है उसने क्या ऑब्जेक्शन भेजा है। बस हम्म। उनको एक रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। हर कोई चंदन कुमार पांडे नहीं होता है जिसकी रिकॉर्डिंग एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हुई थी कि उतने कानूनी तरीके से ऑब्जेक्शन फोन पे देते। बाकी तो मैं यही कहूंगा, फोन पे खुला सुनाया करो, मैंने परमिशन ग्रांट नहीं की है, फर्जी आर्बिट्रेशन बंद करो, डायरेक्ट फर्जी आर्बिट्रेशन वर्ड यूज करो। मतलब आप हमारे फॉलोअर को ये कहना चाहते हैं कि अगर उसके पास किसी संस्थान की आर्बिट्रेशन से संबंधित कोई कॉल आती है तो तुरंत उस कॉल पर अपनी बुलंद आवाज में सहमति प्रदान नहीं करे, और ये भी कहे कि आपके द्वारा की जा रही प्रक्रिया गैर कानूनी और अवैध है और मैं इस पर सहमति नहीं देता हूं और मुझे ये आर्बिट्रेशन मंजूर नहीं है। अरे भाई, सिंपल सी बात है कि एक बहुत बड़ा आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, जिसको आप जानते ही नहीं, और कंपनी की ब्रांच वही है, ढेरों आर्बिट्रेशन उससे करवा चुकी है, तो आपको उससे लाभ मिलना ही नहीं है। यहाँ तक कि कल परसों की मेरी एक रिकॉर्डिंग, और इससे पहले मैं कई बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, अच्छे अच्छे एजुकेटेड इन एनबीएफसी कंपनी के पढ़े लिखे गधे फोन पे मेरे सामने खुला स्वीकार कर रहे हैं, हाँ आर्बिट्रेटर हमारा होता है, हम आर्बिट्रेटर को सैलरी देते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। ऐसे ऐसे गधों के तो आप रिकॉर्डिंग सुन ही रहे हो मेरे फोन, हमारे चैनल पे। तो उन बिल्कुल आर्बिट्रेटर बिल्कुल। पे क्या भरोसा किया जाए। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो पोस्ट आपके द्वारा 14, 15, 16 जनवरी को पोस्ट की गई है आर्बिट्रेशन से संबंधित, उन सबको भी हमारे फॉलोअर को सुनना चाहिए और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 14
जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026 और 16 जनवरी 2026 को आर्बिट्रेशन से संबंधित पोस्ट जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर जो बोरोवर के लिए एक सेवा कर रहे हैं, वह एक उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद।